अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिर्ज़ा मोहम्मद उस्मान, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम बात करेंगे पार्थेनोकार्पी पे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लांट्स के अंदर। तो आइए इसको डिस्कस करने के लिए वाइट बोर्ड पे चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, कुर्रे अर्ज पे जो फूड कंज्यूमर्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, तो इसके रिजल्ट में जो फूड है उसकी कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे नए प्रोसेसेस सामने आ रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखिए कि साइंटिस्ट जब भी कोई नया प्रोसेस बनाते हैं तो उससे पहले वो उस प्रोसेस को नेचुरल सिस्टम के अंदर जरूर स्टडी करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली जितने भी आइडियाज साइंटिस्ट ले रहे होते हैं वो नेचर से ही ले रहे होते हैं। फिर वो उन सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, उनकी साइंटिफिक बेसिस को देखते हैं और उसके बाद वो उनसे फिर आर्टिफिशियली उस चीज को रिप्रोड्यूस करते हैं। इन्हीं फिनोमेना में से एक जो पार्ट है वो पार्थेनोकार्पी का है। चूंकि मैंने शुरू में बात की कि आबादी बहुत बढ़ रही है, तो ये जो प्लांट ओरिजिन का फूड है इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इस बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात को पूरा करने के लिए। ये ना सिर्फ इंसानों की आबादी की बात हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ जो जानवर हैं उनकी आबादी की भी बात हो रही है। तो अब इसके लिए साइंटिस्ट ने ये जो पार्थेनोकार्पी का फिनोमेना है ये स्टडी किया है। नेचर में ऑलरेडी ये जो पार्थेनोकार्पी ये हो रही है। इट इज बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के मेल और फीमेल के गैमेट्स के मिले बगैर ये जो फ्रूट की फॉर्मेशन है इसको पार्थेनोकार्पी कह रहे हैं। जब हम ये एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल देख रहे थे उस दौरान आपने देखा कि जब तक मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब तक फ्रूट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होती। सिर्फ ये पार्थेनोकार्पी एक ऐसा फिनोमेना है जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन भले ना हो फिर भी फ्रूट जो है वो बन जाता है। अब ये जो फ्रूट पार्थेनोकार्पी के रिजल्ट में बनता है ये देखने में तो एक नॉर्मल फ्रूट जैसा ही होता है, सिर्फ इसमें सीड्स नहीं होते, रादर इट इज सीडलेस फ्रूट। कौन कौन से प्लांट नेचुरली ये पार्थेनोकार्पी से फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हैं? उनमें पाइनएप्पल है, उसके अलावा बनाना है, कुकम्बर है यानी कि खीरा, उसके बाद अंगूर यानी कि ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट। ये वो प्लांट्स हैं या ये वो फ्रूट है जो कि पार्थेनोकार्पी के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसलिए आपको नॉर्मली इनमें जो सीड है वो या तो बिल्कुल नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं। अब ये जो पार्थेनोकार्पी है ये कमर्शियली इंट्रोड्यूस हुई इन दी फ्रूट प्रोडक्शन इंडस्ट्री इन अर्ली 90s। ये 1902 में तकरीबन ये इंट्रोड्यूस हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट इन फ्रूट प्रोडक्शन में, यानी कि साइंटिस्ट ने पहले इसको नेचर में स्टडी किया और फिर उन्होंने कहा कि अब हम नेचर में जो कुछ ये हो रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम जो फ्रूट प्लांट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं तो हम भी ये पार्थेनोकार्पी के प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे ताकि इससे जो यील्ड है वो ज्यादा हो और उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो कम आए, यानी कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो। जब नेचुरली साइंटिस्ट ने इस पार्थेनोकार्पी को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि जिन ओवरीज में ऑक्सिन्स जो हैं, जो कि एक प्लांट हार्मोन्स है, वो हाई लेवल में प्रोड्यूस हो रहे हों या हाई लेवल में प्रेजेंट हो रहे हों, वहां पे ये जो पार्थेनोकार्पी का फिनोमेना है ये होता है। तो उन्होंने इसको फिर कमर्शियली कैसे करना शुरू किया कि ड्यूरिंग द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स उन्होंने जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनको यूज करना शुरू किया, जिनमें ऑक्सिन्स और इसके साथ साथ जिब्रेलिक एसिड यानी कि जिब्रेलिन्स थी। आप याद करें कि जब हम प्लांट हार्मोन्स पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने कहा था कि ये जो जिब्रेलिन्स हैं ये पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करती हैं। अब जब उन्होंने आर्टिफिशियली यानी कि खुद से इस पार्थेनोकार्पी को यूज करना शुरू किया तो उसके नतीजा क्या निकला? उसके नतीजे में उन्होंने देखा कि ये जो ओवरीज हैं ये मैच्योर होना शुरू हो गई विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और
फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट होना शुरू हुई, और उसके रिजल्ट में जो फ्रूट बना ना सिर्फ वो सीडलेस था बल्कि वो साइज में भी बड़ा था, और उसके अंदर जो पल्पी मटेरियल था, उसका जो एक्टिव पार्ट था फ्रूट का, जो उसका बल्क था, जो कंज्यूम करते हैं ह्यूमन, वो पल्प भी बेसिकली ज्यादा था। तो ये बेसिकली बेनिफिट है इस पार्थेनोकार्पी का फ्रूट इंडस्ट्री में, कि इसमें जो फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं, एक तो वो फर्टिलाइजेशन के अमल के बगैर प्रोड्यूस होते हैं, और दूसरा वो साइज में बड़े होते हैं और उनमें वो ज्यादा पल्पी होते हैं। अब अगर हम पार्थेनोकार्पी की टाइप्स की बात करें, तो एक तो मैंने शुरू में बताया, चूंकि साइंटिस्ट ने इसको नेचर में स्टडी किया है, तो डेफिनेटली एक नेचुरल पार्थेनोकार्पी है, और दूसरा फिर जब ह्यूमंस ने, साइंटिस्ट ने इसको नेचर से लर्न किया और फिर खुद से इसको आर्टिफिशियली क्रॉप इंडस्ट्री में यूज करना शुरू किया, तो इसको हम आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी कहेंगे। नेचुरल पार्थेनोकार्पी बेसिकली इट इज ए टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी दैट अकर्स ड्यू टू द नेचुरल कॉजेस। अब ये नेचुरल कॉजेस कौन सी हो सकती है? इनमें सबसे पहले तो ये कॉज है कि जिसमें मेल प्लांट या मेल पार्ट ऑफ द प्लांट इज अनएबल टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, जिसको हम स्टेरिलिटी कहते हैं। और चूंकि ये मेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो हम इसको मेल स्टेरिलिटी करेंगे। जब मेल स्टीराइल हो, दे आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस, दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस देयर गैमेट्स, तो ये मेल स्टेरिलिटी एक तो कंडीशन आ जाती है। फिर अगर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो फेवरेबल ना हो, वो एडवर्स हो, उस दौरान पॉलिनेशन पॉसिबल ना हो, उस दौरान मेल गैमेट की फॉर्मेशन पॉसिबल ना हो, तो ये वो ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जिनके दौरान नेचुरल पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, तो इसमें ये पार्थेनोकार्पी होती है। फिर अगर पॉलिनेशन करने के जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो ना हो, फर्ज करें पॉलन ग्रेन्स ही पैदा नहीं हो रहे, या जो व्हीकल है पॉलन ट्रांसफर के, जिनमें इंसेक्ट्स आते हैं, जिनमें एयर आती है, जिनमें विंड आती है, जिनमें वाटर आता है, कि जिनके थ्रू बेसिकली पॉलन जो है वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ जाते हैं, वो ही किसी वजह से ना अवेलेबल हो, तो ऐसी कंडीशन में भी पार्थेनोकार्पी हो रही होती है नेचुरल सिस्टम के अंदर। इसके कंट्रास्ट में जब हम आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी इज बेसिकली ए टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी दैट इज डन बाय आर्टिफिशियल मीन्स। अब ये कैसे अचीव की जाती है? इसमें एक तो ये जो पोलन्स हैं वो आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू ये ट्रांसफर किए जाते हैं फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट या फीमेल प्लांट। फिर उसके साथ साथ आर्टिफिशियली जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जिनमें हमने दो का जिक्र पहले भी किया, ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स, इनको यूज किया जाता है, इनको स्प्रे किया जाता है प्लांट के ऊपर, जिसकी वजह से आर्टिफिशियली जो फ्रूट की ग्रोथ है वो होती है। आर्टिफिशियल से मुराद यहां पे यानी कि आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी से, यानी कि खुद से हमने इंट्रोड्यूस करवाई पार्थेनोकार्पी। हमने वो वाले हार्मोन्स यूज किए, ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स, उनका स्प्रे किया उन प्लांट्स के ऊपर, उन क्रॉप्स के ऊपर, जिसकी रिजल्ट्स में अभी फर्टिलाइजेशन भले ना हो, वहां पे जो ओवरीज है वो मैच्योर होना शुरू हो गई और अल्टीमेटली वो फ्रूट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। तो ये बेसिकली कंपैरिजन है बिटवीन नेचुरल पार्थेनोकार्पी एंड आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी का। अब अगर हम इस पार्थेनोकार्पी के बेनिफिट की बात करें, तो नंबर 1 हमने ये पहले भी डिस्कस किया कि इसके रिजल्ट में जो फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं वो सीडलेस होते हैं, उनमें जो पल्प है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जब पल्प ज्यादा होगा, फ्रूट सीडलेस होंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी रिड्यूस होगी। ये कैसे रिड्यूस होगी? पहले जो हम मुनाफा ले रहे थे ज्यादा एकड़ के ऊपर काश्त करके फ्रूट प्लांट्स को, वही अब हम जब थोड़े एरिया के ऊपर प्लांट काश्त करेंगे, तो चूंकि उनमें जो फ्रूट का साइज है वो बड़ा हो रहा है, उसके अंदर जो मटेरियल है,
जो उसका पल्प है वो ज्यादा हो रहा है। अब हम थोड़े एरिया के ऊपर काश्त करते हुए बेसिकली वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड या पूरी पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करेंगे थ्रू दी साइज ऑफ द फ्रूट इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो इससे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रिड्यूस होती है। इसके अलावा ये क्रॉप यील्ड को भी इंक्रीज करता है पार्थेनोकार्पी। डेफिनेटली जब थोड़े पैमाने के ऊपर हमने बात की, इसको काश्त करेंगे, हार्मोन्स हमने यूज किए, साइज बड़ा होना शुरू हो गया, पल्प ज्यादा हो गया, तो डेफिनेटली क्रॉप यील्ड ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम यूज करते हैं नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को, जिनमें हमने ऑक्सिन्स थी और जिब्रेलिन्स यूज किए, जो कि बेसिकली लार्ज साइज फ्रूट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसमें हम कोई आर्टिफिशियल ऐसा केमिकल एजेंट नहीं यूज कर रहे होते, बल्कि हमने जो नेचुरल प्लांट हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स, इन्हीं को यूज करते हैं। उसके बाद ये जो है, ये जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं ऑन द यूजेज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, उनको रिड्यूस करते हैं। डेफिनेटली जब पॉलिनेशन ही रिक्वायर्ड नहीं होगी तो वहां पे इंसेक्ट्स भी कम आएंगे, क्योंकि पोलन्स की ट्रांसफर ही नहीं होनी। जब इंसेक्ट्स कम आएंगे तो इसके रिजल्ट में ही जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, जिनको पेस्ट्स कहा जाता है, वो भी कम आएंगे प्लांट की तरफ, और जिसकी वजह से प्लांट के ऊपर इन पेस्ट का जो अटैक है वो भी कम होगा, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट आती है ये केमिकल पेस्टिसाइड पे, वो बेसिकली नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे हार्मफुल जो इंसेक्ट्स हैं वो आ ही नहीं रहे। तो फिर उसके रिजल्ट में हमें वहां पे जो आर्टिफिशियल या जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं वो भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये बेसिकली चंद एक फायदे हैं पार्थेनोकार्पी के। ऑल्दो के यहां देखने में ये 4-5 नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप इनका इंपैक्ट एनालिसिस करते हैं तो इसका पूरी ये जो कल्टीवेशन है ऑफ फ्रूट क्रॉप्स इन पे, और इसका जो इंपैक्ट आता है कंज्यूमर्स के ऊपर, वो बहुत ज्यादा है। डियर स्टूडेंट, आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे जैसे माहौलियाती तब्दीलियां आती हैं उसके रिजल्ट में बहुत सारे डिजास्टर्स भी आते हैं। जैसे आजकल ये अक्सर सुनने में आता है कि कुछ जगहों के ऊपर फ्लडिंग हो रही होती है, दुनिया में सैलाब आते हैं, कुछ जगहों के ऊपर फॉरेस्ट में आग लग जाती है, फिर कुछ जगहों पे कहत साली हो रही है, ड्रॉट आ रहा है बहुत ज्यादा। तो ये जो सारी एनवायरमेंटल चेंजेस आती हैं, इसकी वजह से ना सिर्फ वहां पे नस्ले इंसानी या जो हैवानात है उनका सर्वाइवल खतरे में पड़ जाता है, बल्कि इसके साथ साथ वहां पे जो प्लांट्स हैं उनका सर्वाइवल भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन हम ये अक्सर देखते हैं कि जब किसी एक जगह के ऊपर आग लगती है या साइक्लोन्स आते हैं या फ्लडिंग होती है, तो उसके रिजल्ट के बाद जब हालात नॉर्मल होते हैं तो फिर जो चीजें डिस्टर्ब हुई होती हैं वो दोबारा आना शुरू हो जाती हैं। यहां मेरी उन चीजों से मुराद खास तौर पे प्लांट पॉपुलेशन, यानी कि अगर किसी एक जगह पे आग लगी, उसके रिजल्ट में वो प्लांट्स, वो दरख्त जल गए, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद जब वो आग वहां पे खत्म होती है, उसके भी कुछ टाइम के बाद वो दोबारा वो जो प्लांट्स हैं वो रीग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो कभी आपने सोचा कि आखिर ये उनकी नस्ल बिल्कुल खत्म क्यों नहीं हो जाती? वो जो न्यू प्लांट्स वहां पे बनना शुरू हुए उसी नस्ल के, जिसके मेच्योर प्लांट वहां पे जले थे, आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो डियर स्टूडेंट, ये चीज पॉसिबल हुई थ्रू सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी बेसिकली एक स्पेशल कंडीशन है, एक रेस्टिंग फेज है, which enables an embryo to survive long periods of unfavorable environmental conditions. सीड डॉर्मेंसी में जो एम्ब्रियो है वो एक रेस्टिंग फेज में चला जाता है। एक सीड एक रेस्टिंग फेज में चला जाता है, वो वहां पे जर्मिनेट या ग्रोथ नहीं करता, बल्कि वो वेट करता है फेवरेबल एनवायरनमेंट का। फिर जब फेवरेबल एनवायरनमेंट आता है तो दोबारा सीड को सिग्नल्स मिलते हैं या उस एम्ब्रियो को सिग्नल्स मिलते हैं और फिर वो वहां पे रीग्रो करना शुरू कर देता है। इस फिनोमिना को, जिसमें सीड एक रेस्टिंग फेज में चला जाता है ड्यू टू अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, स्पेशली द एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, इसको हम सीड डॉर्मेंसी कहते हैं।
अब ये जो सीड डॉर्मेंसी है ये बेसिकली इंश्योर करती है कि जो सीड है वो सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करे, क्योंकि अगर वो अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। इसके अलावा ये जो डॉर्मेंसी है ये सीड को सॉइल के अंदर बहुत सालों तक भी जिंदा रख सकती है, जिसकी वजह से जो पूल है एक प्लांट का, एक प्लांट पॉपुलेशन का, वो प्रिजर्व रहता है। यानी कि फिर उसमें एक किसी प्लांट पॉपुलेशन के कुर्रा से बिल्कुल खत्म होने के जो चांसेस हैं या उसकी नस्ल के जो मादूम होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो सीड्स हैं वो डॉर्मेंट फॉर्म में सॉइल के अंदर बहुत सालों तक भी पड़े रह सकते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से जो मेच्योर प्लांट की पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर स्पीसी की या एक पर्टिकुलर एरिया में वो किसी वजह से खत्म भी हो जाए, तो उसके बाद भी स्टिल ये उम्मीद होती है कि जो डॉर्मेंट सीड सॉइल में पड़े हुए हैं वो जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो वो दोबारा रीग्रो करेंगे और उन जो प्लांट की पॉपुलेशन है वो रिवाइव हो जाएगी। अब ये जो जर्मिनेशन है या ये जो रिजम्पशन ऑफ ग्रोथ है बाय द डॉर्मेंट एम्ब्रियो और सीड, ये कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स रिक्वायर करती है। ये कुछ एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स और एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसको चाहिए होते हैं कि ये जो एक डॉर्मेंट सीड है वो दोबारा रीग्रो कर सके। इसके लिए जो एनवायरमेंट है वो खास सिग्नल्स भेजता है सीड्स को, उसके लिए खास कंडीशन सेट करते हैं एनवायरमेंट के अंदर, जब कहीं जाके फिर वो सीड दोबारा ग्रो करना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो थ्रू एनी एक्सीडेंटल, फर्ज करें स्टिमुलस, अगर सीड ग्रो करना शुरू कर जाए तो ये चीज उसके लिए आगे जाके फ्रूटफुल नहीं होगी, बल्कि इसके नतीजे में उसका जो आगे जाके सर्वाइवल है वो कॉम्प्रोमाइज होगा और अल्टीमेटली उसको नुकसान होगा इस चीज का, वो ग्रो प्रॉपरली नहीं कर सकेगा। तो सादा लफ्जों में जब एक सीड की जर्मिनेशन या दोबारा उसको रीग्रो होना होता है फ्रॉम डॉर्मेंट फेज, तो उसके लिए कुछ एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि सीड फॉलो करता है, उसके बाद वो रीग्रो करना शुरू करता है। अब यहां एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये जो डॉर्मेंसी है सीड में ये रेगुलेट कैसे होती है, आया वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सीड डॉर्मेंसी को रेगुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट याद रखिए कि ये जो सीड डॉर्मेंसी है ये दो हार्मोन इस चीज को रेगुलेट कर रहे होते हैं, दो केमिकल फैक्टर्स इस चीज को रेगुलेट कर रहे होते हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है एब्सिसिक एसिड और उसके बाद जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिक एसिड। अब ये किस तरह से रेगुलेट करते हैं इस चीज को बड़ा ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, ये जो एब्सिसिक एसिड है ये बेसिकली प्रमोट करता है सीड डॉर्मेंसी को, ये फेवर करता है कि जो सीड है वो डॉर्मेंट फेज में चला जाए जब एनवायरमेंट उसके लिए फेवरेबल नहीं है। सादा लफ्जों में ये जो जर्मिनेशन है उसको इनहिबिट करता है। जो एब्सिसिक एसिड है इट इज इनहिबिटर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब इसकी अमाउंट या इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी एक सीड के अंदर तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। अब ये जो जिब्रेलिन्स हैं ये ऑपोजिट टू द एब्सिसिक एसिड एक्ट करती है, ये बेसिकली सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करती है जब अप्रोप्रिएट टाइम आ जाए, जब कंडीशंस फेवरेबल हो। तो सादा लफ्जों में एक सीड के अंदर जब उसने डॉर्मेंट फेज में जाना होता है तो एब्सिसिक एसिड की अमाउंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके रिजल्ट में वो सीड जो है डॉर्मेंट फेज में चला जाता है, उसकी जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाती है। लेकिन जब कंडीशंस दोबारा फेवरेबल होती हैं तो उसमें जिब्रेलिन्स की मिकदार सीड में बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर अल्टीमेटली जो सीड है वो रिज्यूम कर देता है टू दी जर्मिनेशन, उसमें जर्मिनेशन जो है वो रिज्यूम हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो एब्सिसिक एसिड और जो जिब्रेलिन्स हैं ये सीड डॉर्मेंसी को रेगुलेट करते हैं।
उम्मीद है आपने पार्थेनोकार्पी का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि हम इसको कैसे अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। इसको एक दफ़ा बुक से भी अच्छी तरह पढ़िएगा। मुझे अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।